तो आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान के 28वें अध्याय के कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। शुरुआत करते हैं धातु प्रदोषज विकारों से। मतलब जब शरीर की धातुएं, ये जो हमारी 7 धातुएं हैं, वो अगर दूषित हो जाए, उनमें कोई बिगाड़ आ जाए तो क्या होता है? बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि शरीर 7 धातुओं के एक संतुलन पर टिका है। रस है रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जब इनमें से कोई एक बिगड़ जाती है या दूषित हो जाती है तो शरीर में ना अलग अलग तरह के लक्षण, मतलब रोग उभरने लगते हैं। अच्छा। और सिर्फ धातु ही नहीं, हमारी इंद्रियां हैं, उपधातुएं हैं जैसे त्वचा, बाल वगैरह, और मल भी, ये सब भी तो धातुओं से जुड़े हैं, तो जाहिर है असर उन पर भी पड़ता है। तो मतलब एक धातु का गड़बड़ाना एक तरह से पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। मेजरली। चलिए पहली धातु रस धातु से शुरू करते हैं। अगर ये ठीक न हो तो इसमें लिखा है कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे खाने में रुचि न होना, जिसे अरुचि कहते हैं। हाँ, अरुचि, फिर अश्रद्धा, मतलब किसी काम में मन न लगना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, जिसे आस्य वैरस से कहा है, जी मिचलाना, हल्लास। ये तो पाचन और शायद ऊर्जा के स्तर से जुड़ी बातें लग रही हैं। हाँ, क्योंकि रस धातु पोषण का पहला स्तर है, प्लाज्मा और लिम्फ जैसा समझिए। अगर ये बिगड़ता है तो आप देखेंगे कि शरीर में भारीपन महसूस होता है, गौरव, थकान रहती है, तंद्रा, शरीर में दर्द रहता है, अंगमर्द। और दिलचस्प बात यह है कि चरक इसे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति से भी जोड़ते हैं, जैसे अश्रद्धा का जिक्र है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। यहां तक कि देखिए, समय से पहले झुर्रियां पड़ना, मतलब अकाल वली, और बाल सफेद होना, पलित, ये भी रस धातु की खराबी से जोड़ा गया है। कमाल है। मतलब बुनियादी पोषण का असर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर भी सीधा पड़ता है। बिल्कुल, यही दिखाता है ये। अच्छा, अब रक्त धातु की बात करें। इसमें तो त्वचा से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बताई गई हैं, जैसे कुष्ठ रोग हैं, कई तरह के विसर्प है, पिड़का है। हाँ, सही कहा। रक्त का त्वचा से सीधा संबंध है आयुर्वेद में। इसके अलावा रक्त धातु के दूषित होने पर आप देखेंगे कि रक्त स्राव से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। जैसे रक्तपित्त है, जिसमें अलग अलग अंगों से खून बह सकता है, या अश्रुद्धर, खासकर महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव। शरीर में गर्मी या सूजन की स्थितियां, जैसे गुदा या जननांगों का पकना, मुंह का पकना, मतलब छाले वगैरह, ये भी इसी से जुड़ते हैं। और हाँ, प्लीहा यानी स्प्लीन की समस्याएं, और कामला, पीलिया जिसे कहते हैं, वो भी रक्त की अशुद्धि से संबंधित माने गए हैं। काफी व्यापक है ये तो। है। अच्छा, आगे मांस धातु है। यहाँ पर कुछ असामान्य वृद्धि का जिक्र है, जैसे अधिमांस या अर्बुद। जी, अधिमांस मतलब मांस की अतिरिक्त वृद्धि, और अर्बुद जिसे हम आज ट्यूमर कह सकते हैं। अच्छा। और गले से जुड़ी गांठें जैसे गंडमाला है या गलगंड ग्वाइटर जिसे कहते हैं, उनका भी उल्लेख है। मांस धातु का काम शरीर को ढांचा देना, मजबूती देना है ना। हाँ। तो इसके बिगड़ने पर अक्सर ऐसी ही असामान्य वृद्धि या गांठें देखने को मिलती हैं। ये दिखाता है कि उस समय भी कोशिकीय स्तर पर होने वाली असामान्य बढ़त पर ध्यान दिया गया था। बिल्कुल। फिर है मेद धातु, फैट टिश्यू। इसके विकारों में लिखा है अयथोचित स्थूलता या कृशता, मतलब असामान्य मोटापा या दुबलापन। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रमेह के पूर्व रूप और मधुमेह का सीधा उल्लेख है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मेद धातु का संतुलन सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म, चयापचय से जुड़ा है। और सोचिए, हजारों साल पहले चरक संहिता में मधुमेह और उसके पूर्व लक्षणों, मतलब प्री डायबिटिक सिम्टम्स का वर्णन मिलना आयुर्वेद की गहरी समझ को दिखाता है। सच में। स्रोत में अष्टनिंदित रोगों का भी उल्लेख है, जो शायद अत्यधिक मोटापे से जुड़ी जटिलताओं, कॉम्प्लिकेशंस की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, अब अस्थि धातु, हड्डियां। इसमें तो हड्डियों से जुड़ी सीधी समस्याएं हैं, जैसे अध्यस्थि यानी हड्डी पर हड्डी बढ़ जाना। हाँ। या अदंत, मतलब दांत ठीक से ना उगना, या दंत भेद, दांतों में दर्द या टूटना। अस्थि शूल भी है, हड्डियों में दर्द। जी, ये सब अस्थि धातु के प्रत्यक्ष विकार हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि बाल, नाखून जैसी चीजों के दोष भी अस्थि धातु से जुड़े गए हैं। हाँ, ये क्यों? क्योंकि आयुर्वेद इन्हें अस्थि धातु का ही उप उत्पाद या उसके स्वास्थ्य का सूचक मानता है। इसलिए हड्डियों के पोषण में अगर गड़बड़ी होगी तो असर इन पर भी दिखेगा। फिर वही बात, शरीर की हर चीज आपस में जुड़ी है। सही बात है। इसके बाद आती है मज्जा धातु, बोन मैरो और नर्व टिश्यू से जुड़ी हुई। हाँ, मुख्यतः नर्वस सिस्टम से। इसके विकारों में लिखा है भ्रम यानी चक्कर आना, मूर्छा, बेहोशी और तम दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। ये तो सीधे नर्वस सिस्टम के लक्षण लगते हैं।
बिल्कुल। मज्जा धातु का संबंध मुख्यतः तंत्रिका तंत्र से है, ठीक है। इसलिए इसके दूषित होने पर ये लक्षण प्रमुखता से दिखते हैं। हम्म स्रोत में परवजा स्थूल मूलता का भी उल्लेख है, हम्म जिसका संबंध शायद जोड़ों में मज्जा के पोषण की कमी से होने वाली समस्याओं से हो सकता है, पर यह थोड़ा अस्पष्ट है। हम्म और आखिर में शुक्र धातु, हम्म रिप्रोडक्टिव टिश्यू, हम्म इसके बिगड़ने पर क्लैब्य यानी नपुंसकता, अहर्षण मतलब कामेच्छा की कमी और गर्भधारण या गर्भपात से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं। जी। शुक्र धातु जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता का आधार है। हम्म इसके विकार सीधे सीधे यौन स्वास्थ्य और फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। हम्म और ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गहरे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डालते हैं। धातुओं के अलावा इंद्रियों का ठीक से काम ना कर पाना, उपधातुओं जैसे दूध बनने में या मासिक धर्म में गड़बड़ी, और यहाँ तक कि मल मूत्र पसीने का असामान्य रूप से निकलना, ज्यादा या कम या कष्ट से निकलना, ये भी इसी में शामिल है। संक्षेप में कहें तो ये सभी लक्षण क्या दिखाते हैं कि शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। किसी एक धातु का असंतुलन धीरे धीरे पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ बीमारियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ है। इन सब समस्याओं को समझने के बाद अब ये देखना भी जरूरी है कि चरक संहिता इनके समाधान के, इनके इलाज के क्या सिद्धांत बताती है। दूसरी तालिका इसी पर है, चिकित्सा के सिद्धांतों पर। हाँ, ये तालिका एक सामान्य दिशा निर्देश देती है, मतलब एक ओवरव्यू कि किस धातु के दूषित होने पर किस तरह की चिकित्सा पद्धति ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सामान्य सिद्धांत है। असली इलाज तो रोगी की प्रकृति, रोग की अवस्था, इन सबको देखकर ही तय होता है। बिल्कुल। जैसे रस धातु के लिए लंघन यानी उपवास और वमन यानी औषधीय उल्टी का सुझाव है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, रस धातु के विकारों में अक्सर आम मतलब अधपचे विषाक्त पदार्थ और कफ दोष की अधिकता पाई जाती है। लंघन क्या करता है, वो पाचन तंत्र को आराम देता है और आम को पचाने में मदद करता है। अच्छा। और वमन जो है वो बढ़े हुए कफ दोष और आम को शरीर से बाहर निकालने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। इससे क्या होता है कि पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, फिर से ठीक से काम करने लगती है। समझ गई। और रक्त धातु के लिए यहाँ रक्त मोक्षण है, विरेचन है और उपवास। रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग। जी, ब्लड लेटिंग। रक्त विकारों में अक्सर पित्त दोष और गर्मी बढ़ी हुई होती है। रक्त मोक्षण सीधे दूषित रक्त को निकालने की प्रक्रिया है। ये खासकर त्वचा रोगों और सूजन में बहुत उपयोगी मानी जाती है। और विरेचन? विरेचन मतलब पर्गेशन। ये शरीर से अतिरिक्त पित्त को बाहर निकालने में मदद करता है, खासकर लिवर और आंतों से। और उपवास भी रक्त शुद्धि में सहायक होता ही है। अब मांस धातु के लिए संशोधन, शस्त्रकर्म यानी सर्जरी, क्षार और अग्निकर्म जैसे उपाय हैं। ये तो काफी गंभीर प्रक्रियाएं लगती हैं। हाँ, ये हैं। मांस धातु के विकार जैसे अर्बुद या अधिमांस, इनमें कई बार शारीरिक हस्तक्षेप मतलब फिजिकल इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। संशोधन चिकित्सा शरीर को इन प्रक्रियाओं के लिए तैयार करती है, जबकि शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म का प्रयोग बढ़ी हुई या असामान्य ऊतकों को, टिश्यूज को हटाने या नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कुशल वैद्य के मार्गदर्शन और देखरेख में ही की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। और ये भी दिखाता है कि आयुर्वेद केवल हल्की फुल्की चिकित्सा तक ही सीमित नहीं था, उसमें सर्जरी वगैरह का भी विधान था। बिल्कुल। अच्छा, मेद धातु के लिए किसी खास चिकित्सा पद्धति का नाम ना लेकर अष्टनिंदितीय अध्याय का संदर्भ दिया गया है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेद धातु से जुड़े विकार, खासकर मोटापा और मधुमेह, ये काफी जटिल होते हैं। इनके लिए एक विस्तृत, एक होलिस्टिक उपचार योजना की जरूरत होती है, जिसमें आहार, जीवनशैली, औषधियां सब कुछ शामिल हों। चरक संहिता ने इसके लिए एक पूरा अध्याय ही समर्पित किया है, इसलिए यहाँ बस उसी का संदर्भ दे दिया है कि वहाँ विस्तार से देखें। ठीक है। अब अस्थि धातु, इसके लिए पंचकर्म, खासकर बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा और तिक्त यानी कड़वी जड़ी बूटियों से बनी घी और दूध के प्रयोग की सलाह है। बस्ती क्यों खास है यहाँ? अस्थि विकारों में अक्सर वात दोष बढ़ा हुआ होता है। वात क्या करता है? रूखापन लाता है, क्षय पैदा करता है। बस्ती कर्म को वात दोष को शांत करने की सबसे अच्छी चिकित्सा माना गया है आयुर्वेद में। अच्छा। और तिक्त रस वाली औषधियां अस्थि धातु के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। उन्हें घी या दूध के साथ देने से पोषण भी मिलता है और वात का शमन भी होता है। ये पोषण और संतुलन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया। और अंत में मज्जा और शुक्र धातु, यहाँ मधुर यानी मीठी और तिक्त यानी कड़वी औषधियों, सही भोजन, मैथुन, व्यायाम और शोधन का युक्तिपूर्वक प्रयोग करने को कहा गया है। ये युक्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ, युक्ति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि मज्जा और शुक्र बहुत सूक्ष्म धातुएं हैं। इन्हें बल देने के लिए मधुर रस अच्छा है, पर शुद्धि के लिए तिक्त रस भी जरूरी है। युक्ति का मतलब है सही चीज सही मात्रा में, सही समय पर
और रोगी की अवस्था के अनुसार प्रयोग करना, मतलब इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। चाहे वो भोजन हो, व्यायाम हो, यौन संबंध हो या शुद्धिकरण की क्रियाएं, हर चीज का संतुलन और विवेकपूर्ण उपयोग ही फायदेमंद होता है। अति तो हर चीज की बुरी है, युक्ति इसी संतुलन के नाम है। ये तो उपचार का एक बहुत ही संतुलित और विचारशील तरीका लगता है, सिर्फ दवा दी देना नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि आयुर्वेद के अनुसार ये असंतुलन या दोष शरीर में फैलते कैसे हैं, ये कोष्ठ से शाखा में कैसे जाते हैं। श्लोक 2832 इसी पर बात करता है। श्लोक है, व्यायामाद उष्मणस्तैक्ष्ण्यात् अहिताचरणात् तथा कोष्ठाच्छाखां मला यान्ति धृतत्वान् मारुतस्य च। जी, इसका सरल सा अर्थ ये है कि 4 मुख्य कारण हैं जिनसे दोष, जिन्हें हम मल भी कहा गया है, मतलब शरीर के संतुलन को बिगाड़ने वाले तत्व, वात, पित्त, कफ, ये कोष्ठ यानी शरीर के मध्य भाग या आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतें वगैरह वहां से निकलकर शाखाओं में चले जाते हैं। शाखाएं मतलब बाहरी ऊतक, जैसे त्वचा, मांसपेशियां। हाँ, त्वचा, मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां, मतलब जो गहरे ऊतक हैं, पेरिफेरल टिश्यूज। और ये 4 कारण हैं। पहला, अत्यधिक व्यायाम। दूसरा, शरीर में अत्यधिक गर्मी या तीखापन। तीसरा, अहितकर आचरण यानी गलत खानपान और जीवन शैली। और चौथा, वायु की तेज गति। बिल्कुल। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं या शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो दोष पिघलकर या उत्तेजित होकर फैलने लगते हैं। गलत खानपान से दोष बनते हैं और बढ़ते हैं, ये तो है ही। और वायु दोष जो शरीर में गति का नियंत्रक है, जब वो खुद बढ़ जाता है या तेज हो जाता है तो वो दूसरे दोषों को भी उनके सामान्य स्थान से हटाकर शाखाओं में यानी गहरे ऊतकों में धकेल देता है। अच्छा। और बात यह है कि कोष्ठ में जब तक रोग रहता है उसका इलाज सापेक्ष रूप से आसान होता है, शाखाओं में जाने पर वो ज्यादा गंभीर और जटिल हो जाता है। तो मतलब हमारी गलत जीवन शैली सचमुच बीमारी को शरीर में गहरा भेज सकती है। निश्चित रूप से। लेकिन क्या ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है? क्या दोष शाखाओं से वापस कोष्ठ में आ सकते हैं? अगला श्लोक 2833 शायद इसी बारे में है। वृद्ध्या विष्यन्दनात् पाकात् स्रोतोमुख विशोधनात् शाखां मुक्त्वा मलाः कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। हाँ, और ये बहुत आशा जगाने वाली बात है। ये श्लोक बताता है कि 5 कारण ऐसे हैं जिनसे दोष शाखाओं को छोड़कर वापस कोष्ठ में आ सकते हैं, और जब वो कोष्ठ में आ जाते हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना और इलाज करना आसान हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये 5 कारण क्या है? पहला है दोषों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वृद्ध्या। दूसरा, उनका पिघलना या पतला होना, विषंदनात्। तीसरा, उनका पकना, पाकात, जैसे फोड़ा पकता है। हाँ, उसी तरह। चौथा है स्रोतों के मुख का शुद्ध हो जाना, स्रोतों मुख विशोधनात्, मतलब शरीर के चैनल्स के मुंह खुल जाना। और 5वां, वायु की गति का नियंत्रण में आना या रुक जाना, वायो निग्रहात्। अच्छा, एकदम सही। जब दोष शाखाओं में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक तरह का प्रेशर बनता है और वे वापस कोष्ठ की ओर धकेले जा सकते हैं। औषधियों या उपचारों से जब वे पिघलते हैं, मतलब लिक्विफाई होते हैं या पकते हैं, तो भी वे बहकर कोष्ठ में आ सकते हैं। जब शरीर के सूक्ष्म चैनल्स, जिन्हें स्रोत कहते हैं, वो साफ हो जाते हैं तो दोषों को वापस आने का रास्ता मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब वो वायु जो उन्हें शाखाओं में ले जा रही थी वो नियंत्रित हो जाती है तो दोष स्वाभाविक रूप से कोष्ठ की ओर लौटने लगते हैं। तो पंचकर्मा जैसी चिकित्सा पद्धतियों का यही उद्देश्य होता है। हाँ, आयुर्वेद की कई चिकित्सा पद्धतियों जैसे पंचकर्म का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है, शाखाओं में फंसे दोषों को कोष्ठ में वापस लाना और फिर शरीर से बाहर निकालना। ये दोषों के शरीर में आने जाने की प्रक्रिया की समझ वाकई बहुत गहरी है। ये दिखाता है कि रोग कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक डायनामिक प्रोसेस है। अच्छा, अब अंत में इस अध्याय में एक अच्छे परीक्षक या यूं कहें कि वैद्य की टीम या सहायक के गुणों की भी बात की गई है। ये भी बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, एक सफल चिकित्सा सिर्फ वैद्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। उसकी पूरी टीम या जो उसके सहायक हैं उनमें भी कुछ खास गुण होने चाहिए। ये गुण सुनिश्चित करते हैं कि रोगी की जांच और उपचार सही तरीके से हो सके। तो चलिए इनमें से कुछ प्रमुख गुण पर नजर डालते हैं। स्रोत में तो एक लंबी सूची है, पर कुछ मुख्य गुण, जैसे पहला, शास्त्र अभ्यास, मतलब शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा, दृष्ट कर्मता, यानी चिकित्सा कर्मों को करते हुए देखा हो, प्रैक्टिकल अनुभव हो। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। तीसरा, दाक्ष्य, यानी कुशलता, निपुणता। चौथा, शौच, ये तन और मन की पवित्रता है। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक नैतिक शुचिता भी। और फिर हस्तलाघवम, हाथ की सफाई या फुर्ती, शायद सर्जरी जैसी क्रियाओं के लिए। बिल्कुल, ये शुरुआती गुण ज्ञान यानी नॉलेज और कौशल यानी स्किल पर जोर देते हैं। दृष्टकर्मता यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का महत्व तो आज भी हम समझते हैं।
और हस्तलाघवम दिखाता है कि प्रोसीजर्स में निपुणता कितनी जरूरी मानी जाती थी। बिल्कुल। आगे है प्रतिपत्ति ज्ञान। इसका मतलब है स्थिति के अनुसार तुरंत सही निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्विक डिसीजन मेकिंग, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण गुण है। फिर क्षमावंत यानी सहनशील होना, धैर्य रखना, और शूरता यानी निर्भयता या साहस। हाँ, ये गुण दिखाते हैं कि चिकित्सा सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गुणों की भी बहुत जरूरत है। रोगी और रोग दोनों से जूझने के लिए सहनशीलता और साहस तो चाहिए ही। एक और महत्वपूर्ण गुण है प्रकृति ज्ञान, यानी रोगी की व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक बनावट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। ये सूची तो अद्भुत है। इसमें ज्ञान, कौशल, नैतिकता, मानसिक क्षमताएं और सहानुभूति सब कुछ शामिल है। ये सिर्फ वैद्य के लिए नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर टीम के लिए एक आदर्श खाका जैसा लगता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा को कितनी समग्रता और गंभीरता से देखता था। एक अच्छी टीम वैद्य के काम को न केवल आसान बनाती है, बल्कि रोगी के लिए बेहतर परिणाम भी सुनिश्चित करती है। और ये गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। तो आज की इस चर्चा से हमने चरक संहिता के इस अध्याय के कुछ अंशों से ये समझा कि कैसे शरीर की धातुएं असंतुलित हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, आयुर्वेद उनके उपचार के लिए क्या सिद्धांत देता है, कैसे दोष शरीर में गति करते हैं, और एक कुशल चिकित्सा टीम में क्या गुण होने चाहिए। हाँ, और ये सब हमें याद दिलाता है कि आयुर्वेद शरीर को टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ लक्षणों का न होना नहीं है, बल्कि शरीर और मन का एक गतिशील संतुलन है। और उपचार का लक्ष्य अक्सर उसी संतुलन को फिर से स्थापित करना होता है, न कि सिर्फ लक्षणों को दबा देना। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह दोष कोष्ठ यानी कोर से शाखा यानी पेरिफेरी और शाखा से वापस कोष्ठ में गति करते हैं, क्या हमारे जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह काम करती हैं? क्या वो भी गहरे स्तर से सतह पर आती हैं और सतह से वापस गहरे स्तर पर जाती हैं? सोचने वाली बात है। और क्या उन्हें स्थायी रूप से हल करने के लिए भी कोष्ठ शुद्धि यानी मूल कारण पर काम करना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ सतही लक्षणों को ठीक करने के? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।